नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी कल वैक्सीनेशन का निरीक्षण करेंगे। 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का निरीक्षण करेंगे। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का भी प्रिकॉशन डोज होगा और वो भी शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर का भी सीएम योगी निरीक्षण करेंगे। सुबह 9 बजे सिविल अस्पताल में सीएम योगी निरीक्षण करेंगे। अस्पताल में निरीक्षण के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी आपको बता दें कि सुबह 9 बजे सिविल अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही यहां पर अस्पताल में निरीक्षण के बाद दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। दिल्ली आएंगे क्योंकि अभी मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाना है, इसको लेकर जो बड़े नेता हैं तमाम, अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद इसको लेकर जानकारी और चर्चा करेंगे सीएम योगी। शाम को पहुंचेंगे दिल्ली। यूपी विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी का एक बार फिर बुलडोजर दौड़ने लगा है। कानपुर से लेकर मेरठ तक बुलडोजर की दहाड़ देखने को मिल रही है। दरअसल मेरठ और कानपुर में बाबा के बुलडोजर ने अभी तो ट्रेलर दिखाया है। पार्ट 2 में पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, जो सालों साल चलेगी। आपको याद दिला दूं कि योगी आदित्यनाथ ने अक्सर चुनावी सभा में ये कहा है कि बुलडोजर मरम्मत के लिए भेजे गए हैं, जो 10 मार्च के बाद आएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। तो काम अब शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। 10 मार्च के बाद योगी बाबा का बुलडोजर अपने काम पर लग चुका है और अपराधियों के अवैध संपत्ति पर पंजा मारना शुरू कर दिया है। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बार बुलडोजर फिर कब्जा और कुख्यात बदन सिंह बदो की अवैध प्रॉपर्टी को जमींदोज किया। माफिया बदन सिंह बदो ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई थी। बदन सिंह और उनके कुछ साथियों ने सरकारी पार्क पर अवैध कब्जा किया था। पार्क पर कब्जा करके फैक्ट्री बनाई गई थी और कुछ दुकानों का निर्माण किया था। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है, ये पहले कभी पार्क की जमीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की जमीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और इसका ध्वस्तीकरण आज हुआ। मेरठ के बेरीपुरा रहने वाले कुख्यात बदन सिंह बदो की तलाश में पिछले 3 साल से यूपी पुलिस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम लगी है। पुलिस कस्टडी में फरार बदो पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। बदो के अतीत और हिस्ट्री शीट को जानने के लिए करीब 2.5 दशक पीछे जाना होगा। दरअसल मेरठ जिले के टोपी नगर थाना क्षेत्र के पंजीबीपुरा का रहने वाला बदन सिंह बदो लगभग 25 साल पहले मामूली ट्रक ड्राइवर था। इसके बाद मारपीट और जानलेवा हमले की छोटी छोटी घटनाओं से वह सुर्खियों में आने लगा। जल्द ही बदो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुशील मुंज और भूपेंद्र बाफर के संपर्क में आया। यहाँ से वो लगातार अपराध जगत की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। कुख्यात बदन सिंह के आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसके खिलाफ हत्या से लेकर जमीनी कब्जा तक करने के सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। पिछली सरकार में बदन सिंह बदो की पूरे यूपी और एनसीआर में तूती बोने लगी थी, लेकिन 2017 में यूपी में योगी की सत्ता संभालते ही बदन सिंह बदो सहित तमाम अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बीते साल में भी बदन सिंह बदो की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला था और एक बार फिर उसके अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। सीएम योगी जनता से किए अपने वादे को निभाने में जुटे हैं। योगी के बुलडोजर का अगला निशाना कौन सा माफिया का अवैध कब्जा होगा, इसका इंतजार हम सभी को है। न्यूज वन इंडिया के लिए मेरठ से अतुल शर्मा की ये रिपोर्ट। तो आखिरकार यूपी में बुलडोजर चल ही गया।
यूपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। डीजीपी ने आदेश जारी किया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 16 मार्च से 20 मार्च तक छुट्टियां रद्द रहेंगी। तो फेस्टिवल्स को देखते हुए, त्योहारी सीजन है और त्योहार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने आदेश जारी किया है और कहा है कि कोई भी छुट्टी नहीं लेगा 16 मार्च से 20 मार्च तक। तो वहीं अपराधियों में योगी सरकार का खौफ दिखने लगा है। गोंडा के व्यापारी अपहरण कांड में आरोपी का सरेंडर सामने आया है। आरोपी हाथ में पोस्टर लेकर सरेंडर करने पहुंचा थाने। पोस्टर पर लिखा था, मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। पुलिस के पूछताछ में सरेंडर करने वाला आरोपी ने कहा कि मैंने व्यापारी को उठाया था, गोली मारने के डर से अब सरेंडर कर रहा हूं। तो अब योगी सरकार का जो खौफ है वो अपराधियों में दिखने लगा है और खुद अपराधी अब सरेंडर कर रहे हैं। देखिए, ये अपराधी अब हाथ में बोर्ड लेकर ये अपराधी घूम रहा है कि मैंने ही अपहरण किया, लेकिन मुझे गोली मत मारो। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपराधी कैसे सरेंडर कर रहे हैं। और ये अक्सर योगी आदित्यनाथ अपने जनसभा में भी कहते रहे हैं, रैली में भी कहते रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में होली पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। होली में किसी तरह से माहौल न बिगड़े, इसको लेकर पीस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के लोनी में एसपी ग्रामीण डॉक्टर इर्जा राजा और एसडीएम लोनी ने पीस मीटिंग की, जिसमें इलाके के गणमान्य लोग मौजूद रहे। एसपी ग्रामीण डॉक्टर इरज राजा ने होली पर्व पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। तो तैयारियां चुस्त और दुरुस्त हैं। गाजियाबाद में प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह माहौल खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए गणमान्य लोगों के साथ मीटिंग किया गया। पीस मीटिंग में रणनीति तैयार की गई कि कैसे पर्व को मनाया जाए। पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सभी वर्ग और समुदाय के लोग यहाँ पर थे। जो होली और शब बारात के जो त्यौहार आगे आने वाले हैं उसके लेकर ही लोगों से बात की गई और सभी लोगों को बताया गया कि किस तरह की हमें चीज़ें करनी है और नहीं करनी है। बाकी सभी लोगों ने, जो यहाँ पर गणमान्य लोग उपस्थित थे, सभी लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया कि हम लोग होली का त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे और किसी तरह का कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि त्यौहार ये इनका खुद का है और हम लोग सिर्फ एक असिस्टेंस के लिए पुलिस, और हम लोग पूरी तरह से उस दिन अलर्ट रहेंगे। आज लोनी कौशाम्बी में चलती कार में भीषण आग लग गई। कार से कूदकर 2 लोगों ने अपनी जान बचाई है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। कानपुर से प्रयागराज जा रहे थे कार सवार। सैनी कोतवाली के सैनी चौराहे की ये पूरी घटना है। तो कार से कूदकर 2 लोगों ने जान बचाई है। देखिए आप तस्वीर, कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक से चलती कार में आग लगी। किसी तरह जो लोग इसमें सवार थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि आग कैसे लगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बम्पर जीत की खुशी में सराबोर बीजेपी विधान परिषद चुनाव स्थानीय निकाय घोषित होने के बाद तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं बीजेपी में टिकटों को लेकर मारामारी तेज हो गई है। 9 अप्रैल को मतदान और 12 अप्रैल को मतगणना होनी है। तो वहीं इन चुनाव के घोषित होने से सभी दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी विधान परिषद में भाग्य आजमाना चाह रहे थे, लेकिन हाईकमान ने आज हारे हुए प्रत्याशियों के लिए बैरियर लगाकर उन अटकलों पर विराम लगा दिया। बीजेपी ने साफ किया कि हारने वाले प्रत्याशियों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश की 36 परिषद सीटों के लिए टिकटों के लिए मारामारी और तेज हो गई है।
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में धुआं भर गया। इसके बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर निकाला गया। फिलहाल मरीजों को बाहर सड़क पर लेटाया गया है। जिलाधिकारी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मरीजों और तीमारदारों में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची। मरीजों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। आग लगने का कोई रीजन तो पता नहीं है। बोल रहे हैं ऑक्सीजन पंप जो लाइन है उसमें क्या माहौल था, सभी लोग डरे हुए थे। उन्होंने कांच के ग्लास तोड़ दिए। उनको लग रहा था कि बाहर कि धुआं बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, मेरा भाई एडमिट था यहाँ पे फ्लोर पर, और वो वेंटिलेटर हम लोग भी बहुत डर गए थे, मेरा भाई और मैं और मम्मी भी। हमारे पापा यहाँ पे थे नहीं। उसके बाद में हम लोग डॉक्टर से बोला कि सारे कैसे कुछ लेकर जाए। उन्होंने अरेंजमेंट करके उन्होंने भी सपोर्ट किया और हम लोग कैंप खुलवाई जिसका जो वहाँ से आता है और वहाँ से हम उसको लेके गए। अभी एम्बुलेंस भी शिफ्ट कर दिया है। अब पता नहीं कहाँ किस हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, अभी पता नहीं। एसएन मेडिकल कॉलेज की सर्जरी एलाइड बिल्डिंग के बेसमेंट में जो है कूड़ा पड़ा हुआ था जिसमें आग लगी और वो उसका धुआं जो उठा वो डेक के थ्रू ऊपर के फ्लोरों पे पहुंच गया था, जिससे पब्लिक को पैनिक हो गया और लोग भागने लगे। कितने मरीज करीब थे? संभवतः 50 के करीब मरीज रहे। नहीं, कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है। मैं मौके पर स्थिति सामान्य है और मेडिकल के जो स्टाफ है प्रिंसिपल साहब के मौके पे उनके सहयोग से दूसरे वार्डों में शिफ्ट करा दिया। ठीक है। हरदोई में आपसी विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों से दबंगों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन में एसडीएम की टीम ने छापा मारा, जहां पर बिना बिल के पान मसाला होजरी का सामान ले जाया जा रहा था। आरोपी सामान छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि डीएम के आदेश के बाद एसडीएम की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई। अभी मैंने बताया ये एग्जैक्ट संख्या जो है वो 37 के लगभग है हमारे बड़े नग जो कपड़े वाले हैं और बाकी 80 के आसपास हैं छोटे। किस ट्रेन पे छापा? कालिंदी एक्सप्रेस। क्या सूचना मिली मैम? सूचना मिली थी हमें, डीएम मैम की तरफ से बताया गया था कि उनको सूचना आई थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा अवैध रूप से सामान लगा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जो अनअकाउंटेड है, जिनका जीएसटी टैक्स नहीं भरा गया है। मैम, इससे पहले भी कई बार छापेमारी हो चुकी है और जो दलाल होते हैं वो अपना माल ऐसे ही छुपा लेते हैं। नहीं, इस बार हमने सब तैयारी के साथ आए हैं। सारे जीएसटी के ऑफिसर्स हैं हमारे पास, जॉइंट कमिश्नर्स हैं, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और ग्रेड 1 के भी ऑफिसर्स हैं, उनको भी सूचना दे दी गई है। रेलवे के भी सारे अधिकारी हैं जिनको पता है यहाँ पे, तो इसमें इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी संभल के बैजोई कोतवाली के कस्बा स्थित शिव हेल्थ केयर अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत के मामले को लेकर परिजनों ने देर रात अस्पताल में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल समेत स्टाफ ने महिला के पति और देवर के साथ मारपीट भी की। फिलहाल अस्पताल में परिजनों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहारनपुर में देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 15 लाख की हीरोइन बरामद की है। साथ ही मौके से 2 शातिर तस्करों को भी पुलिस ने बाइक के साथ गिरफ्तार किया है और दोनों से पूछताछ में पुलिस जुट गई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और दोनों से पूछताछ अभी जारी है। इनके पास से कई चीजें चोरी की बरामद हुई हैं। आगरा के फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के कस्बा शमशाबाद स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र पर यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों ने एक शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया, जहां ब्लॉक शमशाबाद क्षेत्र से रिटायर पूर्व शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस दौरान आयोजन में शिक्षकों ने शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए इस मुद्दे पर अपने विचार भी रखे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां तमाम लोग पहुंचे इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आगरा में तमाम शिक्षक पहुंचे यहां पर और उनको सम्मानित किया गया।
रंग भरनी एकादशी है, एकादशी के दिन रंग निकलता है, कस्बे में भ्रमण होते हुए लौट के फिर दाऊदी के मंदिर से शुरू होता है, यहीं पे लौट के दाऊदी के मंदिर समाप्त होता है। बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत शिक्षकों का यहाँ पर शैक्षिक यूनियन संगोष्ठी एवं यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा का ब्लॉक स्तरीय अधिवेशन के साथ साथ जो हमारे ब्लॉक क्षेत्र से अध्यापक पिछले कई सालों में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन सभी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। देखिए, ये शिक्षक यूनियन गोष्ठी ये समय समय पर हमारा संगठन कराता रहता है, जिसमें विशेष रूप से जो शिक्षक रिटायर हुए हैं उनका सम्मान करना, साथ ही जो शिक्षकों की समस्याएं हैं वो उस गोष्ठी में निकल के आती है, उनका निराकरण। हिंदू मेला कमेटी के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है और आज से हमारा कार्यक्रम चालू है। आज एकादशी है, इस वजह से बड़े धूमधाम से रंग निकाला जा रहा है। और इसके बाद हमारा दूसरा है होलिका दहन। होलिका दहन हमारी पीछे 17 तारीख को होनी है। उसके बाद है हमारा तीसरा हिंदू मेला कमेटी के कंच मेले का प्रोग्राम। रायबरेली में अजगर सांप निकलने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। या बच्चा है, लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर काम तेज हो गया है। कॉरिडोर के लिए यूपीडा और आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू के बीच अनुबंध विस्तार। यूपीडा, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू ने 3 साल का अनुबंध विस्तार किया है। कॉरिडोर में निवेश के लिए प्रयास कर रहा आईआईटी कानपुर और बीएचयू डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर निवेशकों ने रुचि दिखाई है। अब तक 74 एमओयू सहित करीब 4000 करोड़ का निवेश हुआ है। ब्रह्मोस एरोस्पेस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल परियोजना का लखनऊ में शिलान्यास हो चुका है। भारत डायनेमिक लिमिटेड को झांसी में यूपीडा ने उपलब्ध कराई जमीन। यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश अवस्थी की मौजूदगी में अनुबंध विस्तार हुआ है। ये बड़ी उपलब्धि है और ये बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लिए, जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो बेरोजगारी है वो दूर होगी और नए अवसर मिलेंगे युवाओं को। लखनऊ में एमएलसी के लिए नामांकन पत्रों का वितरण आज से शुरू हो गया है, जिसके लिए आज 9 लोगों ने नामांकन पत्र लिया, जिसमें नवाबगंज उन्नाव से बीजेपी के मुकेश वर्मा, गोमती नगर लखनऊ से बीजेपी की रीता मित्तल, सफीपुर उन्नाव से बीजेपी के श्रीकांत तिवारी, राजाजीपुरम लखनऊ बीजेपी के अवधेश कुमार। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशियों समेत 9 लोगों ने आज नामांकन पत्र लिए हैं। तो 9 लोगों ने नामांकन पत्र ले लिया है और किस किस ने लिया है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। एमएलसी के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मंथन किया जा रहा है। डीएम अभिषेक प्रकाश इकाना स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर अपनी टीम के साथ इकाना स्टेडियम पहुंचे। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ इकाना स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। इकाना स्टेडियम में बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा लिया गया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। तो शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा और बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि ऐसा यूपी के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब एक ही मुख्यमंत्री दूसरी बार भी शपथ लेगा, इतनी प्रचंड जीत के बाद भारी बहुमत के साथ। ऐसे में शपथ ग्रहण का जो पूरा कार्यक्रम है वो भी शानदार होना चाहिए। इसलिए इकाना स्टेडियम को लेकर वहां के जिलाधिकारी पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण हो सकता है। तो इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने का है, बस जिसको यादगार बनाना है, शानदार बनाना है और उसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इससे पहले सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर में होली खेलेंगे, 3 दिन वहीं रहेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। और कहा जा रहा है कि इकाना स्टेडियम में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह।
हरदोई में आपसी विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112 पर तैनात पुलिस कर्मियों से दबंगों ने मारपीट की है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी गई है। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट के साथ साथ यहां पर अपशब्द का भी इस्तेमाल किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीर आप देखेंगे, पुलिस के साथ बदतमीजी की गई है। हरदोई में आपसी विवाद हुआ है। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल में हिजाब पहनकर जाने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि हिजाब को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल में ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते। वहीं कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने स्वागत किया है। हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीज़ों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं किन सवालों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हिजाब विवाद पर कोर्ट का फैसला। क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है? हाईकोर्ट ने कहा हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। क्या यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करना प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन है? कोर्ट ने कहा स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। क्या 5 फरवरी का राज्य सरकार का फैसला अक्षम और स्पष्ट रूप से मनमाना है और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है? कोर्ट ने माना कि सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है। इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य पेश नहीं कर पाए कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किया। क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच के आदेश देने का कोई मामला बनता है? कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं बनता। आज हाई कोर्ट का फैसला आया है और मैं यही बात कहूँगी, सभी पढ़ा लिखा वर्ग है जो इसके साथ चल रहा है, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट, कॉलेज ज्ञान का मंदिर, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। तो आज हम सबको हाई कोर्ट को जिसे कहते हैं कि जो उसने फैसला दिया, हम सब कहते हैं उसको हम मानेंगे। आज उन्होंने कहा है कि हिजाब एक धर्म की अनिवार्यता नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, ज्ञान लेने जा रहे हैं। आओ अपने उस लक्ष्य को हासिल करो जिसके लिए उस कॉलेज में आप गए हो। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी। यहाँ उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।